नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया यूनिट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन सीखना है। बड़ा टॉपिक तो नहीं है, थ्योरी इसके लिए भरी पड़ी है ना। तो थ्योरीज को अगर हम जल्दी कवर करना चाहें तो इसे पीडीएफ से करवा दें। लिखवाने की खुद ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं, तो छोटी सी एंट्रियां समझनी है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पोर्शन। तो देखें रिडम्पशन का क्या मतलब है? पैसे वापस करना। बिल्कुल, रीपे करना। रिडम्पशन मीन्स रीपे करना। क्या रीपे करना चाह रहे हैं हम? कंपनी क्या रीपे करना चाह रही है? कंपनी के पास शेयर होल्डर से पैसा आया है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आया है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या करा था कि पैसे दिए थे कंपनी को और बदले में प्रेफरेंस शेयर्स हैं लिए थे। अब कुछ समय बाद कंपनी ऐसा डिसाइड कर रही है कि वो अपने शेयर होल्डर को उसके पैसे वापस दे दे और उससे अपना जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो वापस ले ले। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडम्पशन। ठीक है, इसी को हमें बस डिफरेंट स्टेजेस पर पढ़ना है। एक दो केसेस हैं वो समझने हैं, एक दो सेक्शंस हैं वो समझने हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। रिडम्पशन अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके तीन तरीके हैं। पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा आ जाता है कॉम्बिनेशन। भाई, एक कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को पैसा चुकाना चाह रही है, तो उसके पास पैसा होना भी तो चाहिए ना उसके लिए, अभी तो आगे पे कर पाएंगे। तो पैसा अरेंज करना और उसके बाद आगे शेयर होल्डर को पे कर देना, कंपनी के पास एक चैलेंज है। अब उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? काफ़ी सारे तरीके लगा रही है। पहला तरीका है कि वो पब्लिक के बीच में नए शेयर्स इशू कर दे, हैं, नए शेयर्स इशू करे, तो पब्लिक इससे पैसा दे देगी। पब्लिक पैसे देगी, हो गया अरेंज, कंपनी के पास अमाउंट फंड अरेंज हो गया। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी उन्हें ये पैसा दे देगी। एक रास्ता तो ये है, नए शेयर इश्यू करो, है ना, नई पब्लिक के बीच में। किसके बीच? नई पब्लिक। नई पब्लिक के बीच में ये शेयर्स इशू करो, इशू करने के बाद कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे और उसी अमाउंट को प्रेफरेंस शेयर्स को जाके दे दो और कहो कि भाई टाटा बाय बाय, अब मामला खत्म हमारा तुम्हारा। एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या रहेगा? दूसरा रास्ता क्या है? कंपनी
इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है। तो कंपनी ने देखा कि जरा चेक करते हैं हमारे पास कुछ रखा हुआ है पहले से अमाउंट, तो गुल्लक निकाले कंपनियों के हैं, कंपनी के सारे फंडिंग्स निकाली, रिजर्व्स, जिन्हें हम कहेंगे फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स निकाल लिए। जोड़ जाड़ के देखा कि क्या इतना पैसा हो रहा है जितना हमें शेयर होल्डर्स को देने हैं। बोला हाँ हो जा रहा है। कहा ठीक है, अगर हो जा रहा है तो निकालो ये सारा पैसा। इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स को। ये दूसरा रास्ता है, कोई दिक्कत तो नहीं रास्तों में। तीसरा रास्ता क्या रहेगा, दोनों को मिला के चल दें। मैं फंस जाता हूं यहाँ तो आके। तीसरा रास्ता जो बहुत अच्छा रास्ता माना जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। कुछ पैसा तो नए शेयर से ले लो और वो आ जाएगा, और कुछ जो है इसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से ले लो, दे दो। ये तीसरा रास्ता। कुल मिला के हमारे पास यही तीन रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं आता तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यही समझा रखा है पूरा। चलिए, तो एक चीज समझना यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जिसमें बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन 52 हमें बता रहा है कि provides that the security premium account may be applied by the company in the following manner। कंपनी द्वारा सेक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, टूवर्ड्स इशू ऑफ unissued shares of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus securities। ये बोनस शेयर में मैंने समझा दिया था, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं कंपनी के तो उन्हें राइट ऑफ कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम से। तीसरा, जो भी कमीशन वगैरह पे किया जाता है डिबेंचर्स को और इनको इशू करते वक्त, इशू शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते वक्त कुछ कमीशन, कुछ खर्चे हो जाते हैं ना, उन खर्चों को भी राइट ऑफ कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम से। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत नहीं। अगला, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम करते वक्त प्रीमियम अगर जा रहा है तुम्हारी जेब से तो उस प्रीमियम का लॉस इस सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर लो। वो तो लॉस ही तो हुआ, तो उसे यहाँ सेट ऑफ कर लो। फिर फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज,
कंपनी मार्केट से अपने ही खुद के ही शेयर्स खरीदना चाह रही हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल करके खरीद सकते हो। इसे चाहो तो तुम कहीं पर क्या अपनी बुक में कॉपी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो बढ़ जाए आगे। यहाँ तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है। अब रिडीम करने का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैं देखो, प्रेफरेंस शेयर्स भी जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो पढ़ाए थे ना पीछे। तो रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल दोनों होते हैं। तो ये रिडीमेबल है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं? तो वो इसलिए किए जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे हैं। कुछ कारण ये बता रखे हैं। इट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन डल प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अगर डलनेस है, सूनापन है, तो भी तुम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, तुम्हें पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये वाला और है चौथा पॉइंट कि कोई डिविडेंड नहीं पे करना होगा अगर तुम्हें लॉस हो जाता है या कोई प्रॉफिट नहीं कमाते हो, तो इसमें कोई डिविडेंड देने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर वो तो सारे प्रेफरेंस शेयर्स में है। मेन है ये सेक्शन 55। इसमें ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट भी, जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है, हाँ, देंगे लॉस पे। डिबेंचर पे इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन में देना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड केवल प्रॉफिट के केस में देना है। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता, लिखा है कि अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन प्रॉफिट मिलेगा। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो। सही मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो किसी कंडीशन में देना है। ठीक, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, सेक्शन 55। सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता है? सेक्शन 55 कह रहा है नो शेयर कैन बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसी अमाउंट से ही क्या करना है? मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम रिडीम नहीं करोगे। नो शेयर कैन बी रिडीम्ड, कोई शेयर रिडीम नहीं करा जाएगा एक्सेप्ट आउट ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रखा हुआ है तो रिडीम कर दो, मतलब वो सारा जो है अपना बांट दो, डिविडेंड वगैरह, और उसके बाद तुम उन शेयर्स को रिडीम कर दो। समझ में आ गया? पहले डिविडेंड दे दो एंड देन उन्हें रिडीम कर लो। दूसरी बात, नो सच शेयर कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स तब तक रिडीम नहीं होगा जब तक वो फुल्ली पेड नहीं होगा। तीसरी बात, in case of such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of the companies under section 133, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company.
बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड। सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग अगर देखो क्या होता है कि कुछ कंपनियां हैं जिन पे सेक्शन 133 अप्लाई होगा और कुछ पे नहीं। अभी हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जितने भी सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उन पे सब पर सेक्शन 133 अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर प्रीमियम है ऑन द केस ऑफ रिडम्पशन, प्रीमियम इफ पेबल, इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन, है ना, तो वो जो प्रीमियम निकाला जाएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट में से प्रीमियम का अमाउंट निकलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं निकलेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय एनी सच कंपनी shall be provided for out of the profit of the company or out of the company's securities premium account before such shares are redeemed। ये जो एक्ट अभी पढ़ रहे हो 2013 वाला, इससे पहले का अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर चुकी है और रिडीम उसके बाद कर रहे हैं तो फिर क्या करा जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल दिया जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। पहली बात। इन केस ऑफ अदर कंपनीज मतलब दोज कंपनीज विच आर नॉट फॉलोइंग इन सेक्शन 133, द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी और आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम्ड। यहाँ पर क्या बोला? वही ये वाली लाइन यहाँ पे बता दी है। कहने का मतलब एक्ट के बाद अगर कोई कंपनी रजिस्टर, किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो पीछे वाली बात आएगी, ये वाली केवल प्रॉफिट में से प्रीमियम देना है। और अगर एक्ट से पहले अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा था तो वो प्रॉफिट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी पैसा निकाल सकता है। और अगर कोई कंपनी 133 में नहीं एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए तो यही ऑप्शन है। हैं? पॉइंट इतना समझ में आ गया? इसके लिए बता रखा है 5.4.1 एक जो है इलस्ट्रेशन है, उसमें अच्छे से इसको करेंगे। 3 बातें आ गई इसमें 55 में। पहली बात कि अगर कोई डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो पहले उसको करो। नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, कोई शेयर ऐसा रिडीम नहीं हो सकता, है ना। सिर्फ वही होगा जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वगैरह है और वो प्रॉफिट बांट दो और रिडीम कर दो, है। दूसरी बात फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तीसरी बात तो ये सेक्शन 133 वाली बात आ गई। और चौथी बात इसमें देखें, वेयर एनी सच शेयर आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसा कंपनी है जो रिडीम कर रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट, है, देयर शैल आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज द प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल फॉर डिविडेंड be transferred to reserve account to be called capital redemption reserve account। ये एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी आउट ऑफ द प्रॉफिट रिडम्पशन कर रही है तो सेम रिडम्पशन अमाउंट के बराबर एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसे बोला जाता है CRR। हाँ, रिडम्पशन से पहले ही बनाया जाएगा तो नाम है CRR। अब कितना होगा? अ सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड। जितने शेयर रिडीम कर रहे हैं उसका अपना नॉमिनल अमाउंट लेना है, प्रीमियम या डिस्काउंट वाला अमाउंट नहीं लेना। एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन of share capital of the company shall except
एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन। वही बात बोल रहा है कि अगर कोई प्रीमियम है या कुछ है तो वो सारा छोड़ के चलेंगे। मेन बात सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लेनी होगी। एक्सेप्ट एज प्रोवाइड, ठीक है। अप्लाई इफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR अकाउंट वर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द यूटिलाइजेशन ऑफ CRR अकाउंट इज फर्दर रेस्ट्रिक्टेड टू इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अब इस CRR का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? सिर्फ पिछले चैप्टर में बोनस शेयर का बताया था ना, वहाँ CRR आ रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर देते वक्त CRR का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोनस शेयर देते वक्त तो हम वहाँ SPR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन CRR का इस्तेमाल करना तो सिर्फ बोनस शेयर के लिए करेंगे। सिर्फ दो वजह के लिए बनाई जाती है, बोनस शेयर और लास्ट में रिटर्न। CRR रिडम्पशन के लिए बनाया जाता है और रिडम्पशन करने के बाद वो CRR तो रिजर्व के रूप में रखा रह गया, तो उसे कभी अगर बोनस शेयर किया इशू तो इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज और कहीं इस्तेमाल नहीं करोगे, वो तुम्हारे बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब मेथड्स देखने हैं इसके, धीरे धीरे देखते चलते हैं। पहला मेथड बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का क्या हो जाएगा सीन? नया शेयर इशू करो, पैसा लेकर आओ, इधर शेयर होल्डर्स को उनका पैसा थमा दो वापस। रिफाइनेंस जैसा हो गया। अब यहाँ पर जर्नल एंट्रियाँ बस सब ट्रांजैक्शंस बता रखे हैं। ये रहा। पहले इशू एट पार, मतलब वही है, इशू एट पार करो, प्रीमियम करो, तुम्हारी मर्जी है। मेन बात क्या है? इशू करना है ना। इशू करा तो एंट्री क्या बन जाएगी बताओ जरा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। प्रीमियम वगैरह होगा तो लिख देना, नहीं होगा तो मत लिखना, जो भी पैसा आएगा सो आएगा। मुद्दा तो इसके बाद शुरू होगा। रिडम्पशन जब करने बैठेंगे तो रिडम्पशन स्टार्ट होगा। तो व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, याद करो ये डिवेंचर में भी ऐसा ही था, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट था ना। डिस्काउंट तो नहीं हो सकता। तो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते वक्त भी ऐसे ही बता दिया जाता है कि इसे रिडीम करेंगे तो पार पे करेंगे कि प्रीमियम पे करेंगे। एंट्रियां तो सेम ही मिलेंगी, है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। यानी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट करा तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स कम कर दिए और शेयर होल्डर का नाम चढ़ा दिया क्योंकि उसे मिलेगा। नहीं, ये तो एट पार है। अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम तो कंपनी का लॉस हो गया, तो उसके लिए ये डेबिट में लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, लिख लिया, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये एट प्रीमियम हो गया। ये इतना कर लिया, ये तो ड्यू हो गया, रिडम्पशन ड्यू किया। रिडम्पशन ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे।
पेमेंट की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो पेमेंट करने की एंट्री होनी है, तो हो गई पेमेंट की एंट्री। और ये जो लॉस है ये वाला जो लॉस था, ये लॉस फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। तो चौथी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ड्यू पेमेंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ऐसा कुछ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बस नया शेयर इशू करा, पैसा आया, पुराने शेयर की पेमेंट ड्यू कर दी और उसके बाद हमने उसे पेमेंट कर दिया। आसान है, नोट कर लो, बस इतना ही है। एंट्रियां इतनी ही रखनी ही है, ये अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके बाद दूसरा वाला और बता देता हूँ, फिर ये तुम्हारा खत्म, क्वेश्चन रह जाएंगे बस फिर। बता दो फिर आगे, 5 मिनट लगेगा। क्या बता रहे हो? अगला वाला मेथड 5 ही मिनट लगना है, बेकार में उसके चक्कर में फिर रुका रह जाएगा ना। तो दूसरा वाला मेथड क्या है कि रिजर्व में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से पैसा निकाला और निकाल के इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके डिबेंचर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दे दिया। तो यहां पर बस एक चीज और ऐड हो जानी है, वो है हमारा CRR, क्योंकि हम ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं ना, रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट का एक रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जब, तब उसमें बता दूंगा, ठीक है। इसमें बस क्या है, मिनिमम शेयर्स निकालना पड़ता है और ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये मेन ये बात समझना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल या अनडिविजिबल प्रॉफिट है। सब ठीक है, इसमें भी पैसा निकालो रिजर्व में से और इस्तेमाल कर लो। देखो पैसा निकालना शुरू किया, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स रिडीम्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहले तो निकाल रहे हैं ना, तो CRR में ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में से निकाला और CRR में रख दिया। मतलब यूं समझो कि वो अलग अलग सारे मटके थे, गुल्लक, उन सभी गुल्लकों में से निकाल के और कहाँ ला के रख दिया, CRR नाम के गुल्लक में रख दिया। तो जनरल रिजर्व में से निकाला, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से निकाला, और भी कोई अगर डिविजिबल प्रॉफिट है, जो डिविजिबल है, भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, बांटा जाएगा, तो उनमें से सब में से पैसा निकाला और लाके CRR में रख दिया, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अगला काम, रिडीम्ड एट पार या रिडीम्ड एट प्रीमियम, जैसा मर्जी, जो तुम्हारी हैसियत हो उस तरह से कर लो। तो रिडीम्ड एट पार के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे होगा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो फिर वही बात, ये वाला एंट्री लॉस की एंट्री है, ये डेबिट में आ जाएगी। देन
इनको पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया, पे कर दिया, मामला खत्म करा। मामला खत्म करने के बाद मामला खत्म करने के बाद जो ये लॉस है इसको एडजस्ट किया जाएगा। अब एडजस्ट करते वक्त हमने पीछे देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है? तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, इसे एडजस्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। इस वजह से हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, मतलब वो अमाउंट जो डिविडेंड के रूप में बटेगा वो अमाउंट कम हो जाता है। हो गया इतना काम। अब आखिरी काम, आखिरा चलो वैसे तो हो ही गया सारा काम, बंटवारा हो ही गया, और बचा क्या? और तो कुछ नहीं बचा है। बस जो वो मैं बता रहा था कैलकुलेशन, वो यहाँ पर करके दिखाऊंगा अब, है ना। ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो जाएगा, बाकी सारा काम तुम्हारा हो गया।